चुनाव लड़ेंगे? जी, आगे 12वें मंत्री का चुनाव लड़ना है। अच्छा जी जी। तो क्या कुछ कमियां रह गई? बहुत सी कमी, तमाम सारे मतलब बहुत पदाधिकारी बड़े नहीं, बहुत बेसिक चीज़ पे कमी है। वो मूल सुविधा समझिए, हमारे पास गाड़ी पार्किंग का स्थान आज तक नहीं है। सड़क पे गाड़ियां अधिवक्ताओं की खड़ी हो रही हैं और जगह होने के बाद दुर्दशा जो है कचहरी की, वो कोई ध्यान नहीं देता है। और कोर्ट सीनियर जा रहा है 8वीं मंजिल पे बहस करने, उसको ध्यान देने। सब मूल है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, मूल चाहिए क्या होना चाहिए समाज को। वो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। जो जीत रहा अपने निहित स्वार्थ में जाके वो बात कह नहीं पा रहा वहाँ पे कि मेरा क्या होगा, कह दूंगा विरोध ना हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आसान और कठिन दोनों परिस्थितियों का मेल है अधिवक्ता का जीवन। क्योंकि एक अधिवक्ता जब विधि व्यवसाय में जब प्रवेश करता है तो उसके सामने तमाम सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं। उन कठिन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में वो स्वीकार जब करता है तो फिर आसान परिस्थितियां भी उसके सामने आ जाती हैं। और जब आसान परिस्थितियां आ जाती हैं तो वह दुनिया की समस्त सुख सुविधाओं का स्वामी हो जाता है। तो अधिवक्ताओं का जीवन बिल्कुल इसी तरह का है। आज हमारे साथ शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो युवा अधिवक्ता हैं और दीवानी कचहरी गोरखपुर में विधि व्यवसाय करते हैं, उनके जीवन वृत्त पर आज हम बात करेंगे। और चूंकि एक युवा अधिवक्ता हैं तो युवा अधिवक्ता किस तरह से सर्वाइव करता है किसी कचहरी में विधि व्यवसाय में आकर के, उन सारी बातों पर, सारे मामलों पर हम बातचीत करेंगे। तो शक्ति जी, आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके माता पिता जी का क्या नाम है? मेरी माता का नाम स्वर्गीय शांति श्रीवास्तव था। उनकी डेथ 90 में हो गई थी। अच्छा जी। और पिताजी इसी व्यवसाय में थे। अच्छा। स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ अधिवक्ता थे दीवानी न्यायालय के। अच्छा। उनका 2009 में देहांत हुआ। अच्छा, आप लोगों का जन्म स्थान आपका कहाँ है? जी, गोरखपुर है। अच्छा, प्रॉपर गोरखपुर से? गांव हमारा है खैलाबाद। अच्छा। है गोरखपुर रहते हैं हम लोग। गाँव है, आज भी है गाँव। अच्छा, पैदाइश यहीं की है। अच्छा, आपके पिताजी अकेले थे या वो कई भाइयों? एक हमारे बड़े बाबा हैं सिविल लाइन में। अच्छा जी, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, जिनके नाम से हाल है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपके पिताजी 2 भाई थे? जी जी। अच्छा, आप लोग कितने भाई? हम लोग 3 भाई और 3 बहन हैं। अच्छा, 3 भाई। सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, सबसे छोटे हैं अपना। बाकी भाई लोग क्या करते हैं? भैया लोग सहारा में। अच्छा अच्छा, सारे लोग सहारा से जुड़े हुए हैं। जी। आपके पिताजी विधि व्यवसाय में थे? जी जी। अच्छा, कहाँ पे थे वो? यही सिविल कोर्ट गोरखपुर में। अच्छा, सिविल कोर्ट गोरखपुर में ही। किस क्षेत्र से वो विधि व्यवसाय करते थे? क्रिमिनल। अच्छा, फौजदारी के अधिवक्ता? जी जी। अच्छा, 2009 में दिवंगत हुए? जी। अच्छा, 42 साल उन्होंने करीब प्रैक्टिस किया। अच्छा अच्छा जी, 42 वर्षों तक प्रैक्टिस किया। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई? प्राइमरी यहाँ सेंट एंड्रूज कॉलेज से। अच्छा, प्राइमरी। जी। अच्छा अच्छा, प्राथमिक शिक्षा MG। अच्छा, इंटर, उसके बाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया? जी, ला सेंट एंड्रूज से किया। अच्छा, फिर मतलब विधि स्नातक आप सेंट एंड्रूज से किए थे? कब किए थे? सन 2000 में। अच्छा, और आप विधि व्यवसाय में कब आए? 2000 से आ गया था मैं। अच्छा, 2000 से आ गए थे? क्योंकि एक मूल उद्देश्य था वकालत करने का, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा अच्छा जी जी। मतलब शुरू से ही आपके दिमाग में ये था? जी, पापा के साथ ही मुझे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इससे बढ़िया पैसा मुझे लगा नहीं। अच्छा, मतलब पापा की विरासत को आपको संभालना था, इसलिए पहले से ही ये ध्येय बना लिया आपने जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने भी क्रिमिनल साइड का? हाँ, क्रिमिनल साइड ही करते हैं। जी। अच्छा जी जी। तो क्रिमिनल साइड, जैसे आपके पिताजी क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस करते थे, आप भी क्रिमिनल साइड से? वो मुझे ज़्यादा आसान लगा करने में। अच्छा अच्छा, क्योंकि हर चीज़ पता थी पहले से क्या होता है। बिल्कुल। अपने पिताजी के साथ कितने दिनों तक जो है? 9 साल उनके साथ प्रैक्टिस किया मैं, 2000 से 2009 तक। अच्छा, 2009 तक पिताजी का सानिध्य मिला? जी। उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, ये बताइए, आप जो है पिताजी के बाद, चूंकि पिताजी की एक लंबी विरासत रही होगी, जी। एक लंबी फहरिस्त रही होगी मुकदमों की, तो उनके जाने के बाद आपने पूरा संभाल लिया? जी, पूरा संभाल लिया। मुझे शुरू में बस दिक्कत ये होता था कि जहाँ मैं जाता था मुझे तुरंत उम्मीद किया जाता था, ये मेरी थोड़ी दिक्कत होती थी कोर्ट में, कि तुरंत मुझे उनके बराबरी समझा जाता था। अच्छा। तो जो वो थोड़ा मुझे एडजस्ट करने में लगता था कि मैं एक ही दिन में कैसे उतना बड़ा वकील हो सकता हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को उस परिस्थिति में निखारता चला गया। और आज मैं आपके मतलब सामने वाला आदमी आपको आपके पिताजी के समतुल्य ट्रीट करता था। आप उनके लड़के तो उस तरह हो गए। ऐसा है नहीं, टाइम लगता है उसके लिए। बहुत से लोगों ने बल्कि ये कहा कि पेड़ के नीचे पेड़ नहीं जमता है, तुम छोड़ दो, लेकिन मैं कहना ही मुझे करना ही होगा गलत। और आज आपके आशीर्वाद से
मतलब हर शहर में दूसरा व्यक्ति जानता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ के नीचे पेड़ नहीं लोगों ने चलता लोगों ने है। समझाया है मुझे। लेकिन सबकी एक समय सीमा होती जी, है, जी, पेड़ जी। हटने के बाद तो हाँ, फिर जी, उसका हाँ, विकास होता विकास ही होता है, है। जी। आप अपने पिताजी के सानिध्य में थे तो पिताजी आपके सीनियर हाँ, थे, सीनियर थे। पिताजी के बाद आपने उस विरासत को संभाल लिया। तो कितना सुकून मिलता है आपको फौजदारी की वकालत कर? बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। जब मैं रात में कभी कभी फ़ोन आता है अचानक से, किसी ये दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि अरे मैं इस लायक हूँ आज कि मैं किसी को जेल से छुड़ा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जी, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, क्योंकि फौजदारी की वकालत में जब आप किसी को संकट से निकालते हैं, संकट से निकालते हैं। हाँ। कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अगर उसे आप बाहर निकालते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी जो है उपलब्धि मानी जाती है, और यही सुकून है। ये माना जाता है कि सफलता, जैसे मुकदमे को जीत लेना ही सफलता नहीं, मुकदमे जितनी सफलता नहीं है, आप अपनी कितनी क्लाइंटेज को बढ़ा के ले जा रहे हो, ये सफलता है। हाँ, मतलब जी। आपने कितनी कोशिश की, कितनी की, बेहतर हाँ, कोशिश बेहतर की, ये सफलता होती ये है। सफलता होती है। जी। अधिवक्ता संघ, जी चाहे वो बार एसोसिएशन हो, जी जी चाहे वो बार काउंसिल हो, जी क्या आप मानते हैं कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण में या उनके हितों के प्रति ये अपने उद्देश्यों में सफल हैं या कहीं भटक गए हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, सफल तो है कि 2007 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, संयुक्त मंत्री था। अच्छा, फिर 14 में मैं उपाध्यक्ष बना बार का। अच्छा अच्छा, कुर्सी पे कौन बैठा है ये महत्व करता है। ये महत्व करता है। कुर्सी क्या है, कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कुर्सी पे बहुत से लोग बैठे, कहीं कोई नहीं जानने वाला था। मैं जब रहा, मैंने इतिहास लिखा सिविल कोर्ट का। तो आप तो मतलब यहाँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के मतलब 2 बार आप जी 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 हैं। जी। और आगे क्या है आपकी योजना है? आप चुनाव लड़ेंगे? जी, आगे 12वें मंत्री का चुनाव लड़ना है। अच्छा जी जी। तो क्या आप अधिवक्ताओं के लिए, क्या लगता है कि अधिवक्ताओं के लिए आज भी कुछ कमियां रह गई हैं? बहुत सी कमी, तमाम सारे मतलब बहुत पदाधिकारी, बड़े नहीं, बहुत बेसिक चीज़ पे कमी है, जो जीतने के बाद वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मूल सुविधा समझिए, हमारे पास गाड़ी पार्किंग का स्थान आज तक नहीं है। सड़क पे गाड़ियाँ अधिवक्ताओं की खड़ी हो रही हैं, और जगह होने के बाद दुर्दशा जो है कचहरी की, वो कोई ध्यान नहीं देता है। और कोर्ट सीनियर जा रहा है 8वें मंजिल पे बहस करने, उसको ध्यान देने। सब मूल है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, मूल चाहिए, क्या होना चाहिए समाज को, इसको जानना चाहिए, वही पदाधिकारी चुना जाए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा, जो चूँकि हम विधि व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा सवाल मैं कर लिया, लेकिन थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पर एक बार मैं और थोड़ा सा आना चाहता हूँ कि आपकी शादी कब हुई? 2000 में हुई थी। अच्छा, 2000 में? उसी सब समय से आपने मैं जनवरी में गया था और नवंबर में शादी हुई थी। अच्छा, वकालत कंप्लीट जो है जैसे हुई वैसे ही आप जो है। अच्छा, तो आपकी पत्नी गृहिणी है? नहीं, हाउस, वो टीचर है। अच्छा, टीचर हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक अधिवक्ता की पत्नी अगर टीचर है, वो भी सेवा में है, तो ये बहुत अच्छा। सरकारी सेवा में है? जी, सरकारी सेवा में। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां हैं। अच्छा, 2 लड़कियां हैं। जी। तो दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं जी। हाँ। छोटे क्लासों में भी आप ही पढ़ रहे होंगे। तो आपका परिवार, यानी आप हैं, आपकी पत्नी और दो बच्चियां हैं, जो है एक मतलब 4 लोगों का एक परिवार है। आपके माता पिता में से कोई अब नहीं, इस समय जिंदा नहीं है, तो आप अपने परिवार में 4 लोग रहते हैं। जी। आप दोनों लोगों का संतुलन, जैसे पत्नी आपकी जो है सर्विस करती हैं, आप जो है अधिवक्ता हैं, तो आप कचहरी चले जाते होंगे, पत्नी आपकी जो है विद्यालय चली जाती होंगी, फिर बच्चों के लिए उनका देखभाल कैसे होता है, क्या कैसे समायोजित करते हैं? हमारा परिवार का संतुलन बहुत अच्छा है। अच्छा। दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं और लाइफ एकदम हंसी खुशी जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। कहीं जाना, हाँ ठीक है, उन्हीं के नाते आज मैं हूँ मुकाम पे। अगर थोड़ा दिक्कत होता मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने पाती। आज कोई दिक्कत हो तो आप ना जाओ, आपको दिक्कत तो आप रुक जाओ, मतलब ऐसा कहीं दिक्कत नहीं है जी। मतलब कोई एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा और खुशी जीवन का सबसे बड़ा कारण है जी, बेहतर संबंधों का जो है। तो अब मैं आपको प्रोफेशन पे आता हूँ। जैसे अभी मैंने आपसे सवाल किया कि अभी भी भाई अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हर साल चुने जाते हैं, हर साल वो तमाम सारे वादे करते हैं, लेकिन आज भी जो एक बेसिक कमी आपको दिखाई देती है वो क्या है? क्या कहेंगे आप? अधिवक्ताओं की सबसे मूलभूत
दिक्कत क्या है, उनके पास बैठने का प्राप्त स्थान नहीं है, वो पानी में भीगते हैं, बिल्कुल धूप में रहते हैं। अब कोई सरकार, कोई एक आदमी फुटसाल अधिवक्ताओं का नहीं है, बिल्कुल। और बाकी सबकी जरूरत पड़ती है अधिवक्ताओं को, सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर मान लीजिए आप मंत्री चुने जाते हैं, जी जी, मान लीजिए अगर आपको अधिवक्ता अपना मंत्री पद पर वो निर्वाचित कर देता है आपको, तो किस तरह से आप जो है उन समस्याओं का निराकरण कर देंगे जिसका निराकरण अभी तक जो है लोग नहीं कर पाए हैं? सबसे पहले कचहरी में मूलभूत सुविधा क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं एफआईआर का, नेट व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले वाईफाई सुविधा वहाँ होनी चाहिए। अच्छा, ये फ्री सुविधा हो, बिल्कुल, जैसे स्टेशन पर लगा है, हर जगह लगा है, और ये सब हो सकता है, बस थोड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि जीतने वाला वो अपने स्वार्थ में लग जा रहा है। बिल्कुल। और भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे वहाँ से कुछ लेना नहीं है, देना ही है वहाँ। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी तमाम सारी तकनीकी कमियां हैं, जी जी जी, जिससे वो बाहर सड़कों पे जुटता है, नेट पे जाता है, बहुत दिक्कत है उसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जो जीत रहा है वो अपने स्वार्थ में लग जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के आज जमाना इंटरनेट का जी है, जी जी, और ऐसी स्थिति में नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वाईफाई होनी चाहिए जो है, इस तरह की जो है। अच्छा, बार और बेंच के संतुलन को आप कितना महत्व देते हैं? बार और बेंच तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये अधिकारी जो है ट्रैक्टर के पहिया समझते हैं इसको। अच्छा, अधिवक्ताओं को छोटा पहिया, अपने बड़ा पहिया। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। कर नहीं पा रहे हैं। आए दिन कोर्ट से रोज ट्रांसफर हो रहा है, एक कभी मजिस्ट्रेट कभी उस मजिस्ट्रेट के यहाँ, कौन सी काम करेंगे आप? कौन सा काम करेंगे? बिल्कुल, न्यायालयों का स्थान जो रोज रोज, अभी आज फिर हुआ है, तो कौन सा काम करेंगे आप? बिल्कुल। आप भी वहाँ क्लाइंट हो जाते हो, आपको पता नहीं कहाँ जा रहे हो, किस कोर्ट में जाना है, पता लगा वहाँ का दूसरे कोर्ट में चला गया फाइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको, अच्छा, आप जो एक सवाल मैं सबसे करता हूँ, मतलब अधिवक्ता कल्याण के हित को देखते हुए आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं कि अधिवक्ताओं का, नए अधिवक्ताओं का जो पंजीकरण है वो मुफ्त होना चाहिए? नहीं, मैं मुफ्त नहीं कर सकता, इतनी बड़ी संस्था चलानी है, लेकिन ये जैसे EWS चला हुआ है आजकल, उस आधार पर अधिवक्ताओं का पंजीकरण 25%, 50% उसका कद पैसे के हिसाब से उसको माफ़ किया जाए, ये हो सकता है। फ्री तो नहीं हो सकता है भाई, संस्था चलानी फ्री तो नहीं हो सकता। नहीं, एक टोकन अमाउंट, टोकन अमाउंट भाई अगर 3 साल की जो पढ़ाई अधिवक्ता करता है, जी जी, तो हमें नहीं लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 साल में 25,000 रुपये उसको नहीं नहीं, कहीं नहीं लगता है। 12,000 रुपये या 4,500 या 4,000 रुपये फीस है, और 12,000 में एक लड़का जो है अपनी ला की पढ़ाई कर लेता है, और पढ़ाई करके जब वो कचहरी में आता है तो उसको 25,000 रुपये, ये अपने आप में एक बहुत 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 हैवी अमाउंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कम होना चाहिए। इस पर जो है आखिर क्यों नहीं ध्यान जाता है पदाधिकारियों का, चाहे वो बार एसोसिएशन के हों, चाहे वो बार काउंसिल को हों? आखिर कहाँ कमी है, किसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है? ये तो आम बताता हूँ, वो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। जो जीत रहा अपने निहित स्वार्थ में जाके वो बात कह नहीं पा रहा वहाँ पे कि मेरा क्या होगा, कह दूंगा विरोध ना हो जाए। बहुत से लोग हैं, पहली बार चेयरमैन हुए गोरखपुर में, क्या किया इन्होंने 3 महीने में, बताओ जरा। प्रत्येक जिले से जो है एक बार काउंसिल का सदस्य जाए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, ये हो सकता है, इस पर अगर विचार करके चेयरमैन साहब को चाहे तो इसको करा सकते हैं वो। नहीं, ये तो सेंट्रल एक्ट है ना, सेंट्रल एक्ट है, भारत सरकार। भाई अधिवक्ता जो है, नहीं 25 जिले कम है, बहुत कम है। 75 होना चाहिए ना, 75 होने चाहिए। हर जिले का एक प्रतिनिधि वहाँ जाना चाहिए, ताकि जिले के लोगों को अपनी बात कर सके, दूसरा उनकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, ये डर रहता हमेशा बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज के डेट में अगर पंजीकरण कराने के लिए लड़का जा रहा है, उसको इलाहाबाद जा रहा है, या मान लीजिए जिस जिले में कोई सदस्य नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत, वो 2-4 जिले के बाद, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में सदस्य है, कुशीनगर का व्यक्ति गोरखपुर आएगा, लेकिन अगर उसका प्रतिनिधि होता तो वहीं उससे वो वेरीफाई करा लेता, अटेस्टेड करा लेता। या नई व्यवस्था में मैं तो सवाल ये हमेशा करता हूँ इस बात को लेकर के कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि जिसमें प्रत्येक जिले का एक प्रतिनिधि चुन के बार काउंसिल जाए, और जिस एसोसिएशन से वो चुन के जाता है उसी एसोसिएशन में उसका ऑफिस होना चाहिए। जी जी जी, ताकि नया अधिवक्ता अगर आ रहा है पंजीकरण कराने, तो वो उसके जो प्रमाण पत्र हैं उसको वो वेरीफाई कर ले, वेरीफाई करके सिर्फ फॉर्म वो भेजे वहाँ। ये सुझाव का बहुत अच्छा है, इस पर चलिए। हमारा प्रश्न है, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न। एक और जो है मैं बताऊँ आपको कि पता नहीं आपको उसकी जानकारी है कि नहीं है, जिसे बार काउंसिल अधिवक्ताओं के उनको सुविधा प्रदान करने के लिए नियम कानून बनाती है।
बार काउंसिल अधिवक्ता हितों की हितों के लिए सुरक्षा के बनाई लिए गई, हितों की बनाई गई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी मेरे पास तो उसका प्रमाण है कि अगर आपके खिलाफ कोई एक पक्षी आदेश हो जाए और आप उसको रिकॉल कराने जाएं तो रिकॉल फीस 2500 रुपया बार काउंसिल अधिवक्ता से लेती है। ये वही व्यक्ति जान पाएगा जो वहाँ गया होगा, गया क्योंकि होगा। मुझे जानकारी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में एक अधिवक्ता से 2500 रुपये रिकॉल फीस के रूप में लेना कितना न्यायोचित है, क्या कहेंगे आप? ये एकदम टोटल अन्याय है। आप अच्छा ये बताइए कि आजकल अब तो जिले स्तर पर भी जो है महिला अधिवक्ता आ रहे हैं, तो महिला अधिवक्ताओं का भविष्य किस तरह से आप देखते हैं जिला न्यायालयों में? ठीक ही कहेंगे, क्योंकि वो कोर्ट पे प्रेजेंट नहीं हो रही है। उसको डैश पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ डेट लेना, डायरी मेंटेन करना, ये अधिवक्ता का काम नहीं है, हरगिज ये काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर के महिला अधिवक्ताओं का भविष्य उज्जवल है, उज्जवल है। और जिस तरह से वो आ रही हैं और अगर अपने पैसे के प्रति समर्पित हैं तो बहुत अच्छा भविष्य है, आगे भविष्य है उनका जी। अच्छा, अगर कोई एक नया अधिवक्ता, आप जिसे फौजदारी की वकालत करते हैं, और नया अधिवक्ता अगर फौजदारी की वकालत का इच्छुक है, वो चाहता है कि मैं फौजदारी की ही वकालत करूँगा, तो कचहरी में अगर वो आता है तो प्रथम दिन से किस तरह से उसको अपने इस प्रोफेशन के प्रति समर्पित भाव से आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? कितनी मेहनत उसे करनी पड़ती है, या कितनी मेहनत करने के लिए उसे अपना माइंड सेटअप तैयार करना चाहिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले उसको रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इस पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। बिल्कुल। अगर वो ये दे रहा है 3 चीज़ 5 साल तक, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भविष्य में बड़ा वकील बनेगा। यानी 5 साल जो है, 5 साल उसको अपना देना पड़ेगा, लेना कुछ नहीं, देना पड़ेगा वहाँ। वही जो है कठिन परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थिति आपको सामना करना पड़ेगा। शुरुआत झलाएंगे लेकिन उसको सहना पड़ेगा। तो कठिन परिस्थितियों से हमारा जो व्यक्तित्व का निखार आएगा। और ऐसा नहीं है हमारी योग्यता जो है और सुदृढ़ और ऐसा नहीं मैं अधिवक्ता पुत्र रहा तो मुझे भी एक कष्ट मिला। तभी आज लायक हूँ। अगर पापा की तरह वहाँ रहते तो मैं इतना बड़ा वकील नहीं बनता है। तो एक वरिष्ठ के अंडर में जी, एक सीनियर के अधीन रह करके विधि व्यवसाय करना कितना आवश्यक है? बिल्कुल बहुत आवश्यक। आप कहाँ सीखेंगे, कौन सिखाएगा आपको? आपके फाइल नहीं जाएंगे कहाँ की? तमाम नए बच्चे जो आते हैं वो एक धारणा लेके आते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपने से प्रैक्टिस कर लूँगा। आपको काम ही नहीं मिले, कहाँ से काम करेंगे आप? बहुत पढ़े लिखे हैं, फाइल चाहिए ना उसके लिए, फाइल सीनियर के पास है, आपको देगा कोर्ट में तभी जाएंगे ना। फाइल भी चाहिए, और दूसरी चीज़ की जो व्यवहारिक, हाँ जी, जैसे जो पढ़ाई लिखाई करके हम एकदम अलग है जी जी, वो सारी व्यवस्था यहाँ आकर के उलट एकदम उलट है। जो पढ़े वो एकदम अलग है, वहाँ प्रैक्टिस एकदम अलग है। मतलब आपके पास कोई एक पीड़ा लेके कोई व्यक्ति आता है जी, तो वो तो आएगा, वो कहेगा कि वकील साहब हमको 4 लोग मिलके मार दिए। तो अब वो 4 लोगों के खिलाफ FIR अगर आप अपरिपक्व हैं तो 4 लोगों के खिलाफ करेंगे। लेकिन आप अगर वास्तव में जो है अनुभवी व्यक्ति हैं तो आप तो उसका पूरा डायग्राम बनाएंगे ना कि इसके पीछे कारण क्या था। तमाम लोग ये कहते हैं कि हम जो है हमारे सामने यही 4 लोग थे, इसलिए यही लोगों को मुलजिम बनाएंगे। जी। तो एक मर्मज्ञ अधिवक्ता तो ये बताता है ना कि इसके पीछे कौन है, कैसे, यानी जो सामने नहीं है वो भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। किसने उसका भी योगदान, किसने ललकारा, किसने षड्यंत्र कहा कि जाओ हमारे पीछे, भाई वो हो सकता है वहाँ ना हो, वो 100 किलोमीटर दूर। बहुत ऐसे केस बाद में नाम आता है। तो ये सारी बारीकियां तभी समझ में जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप किसी किताब से नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगी। अच्छा श्रीवास्तव जी, एक चीज़ और बताइए शक्ति, जब चारों तरफ से निराश होकर के जब कोई व्यक्ति, सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तब अधिवक्ता के पास वो होता है। तो आपके पास जब इस तरह का कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसको जब आप न्याय दिलाते हैं, न्याय प्रदान जब कराते हैं, उसको कितना सुकून आपको मिलता है? मतलब जैसे थका हारा पूरी दुनिया से, भाई भतीजा सबसे, समाज से थक हार के आता है मेरे पास कि सर मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरी ज़मीन है, ये कब्जा किए हैं, ये मारे हैं। तो जब उसको मैं न्याय दिलाता हूँ तो मतलब बता रहे हैं रात की नींद बहुत अच्छी आती, बहुत शानदार। मतलब लगता है कि मैंने कुछ किया, लगता है मैंने कुछ किया। बिल्कुल जी। और यही है, यही इस पेशे का सबसे बड़ा सफलता है। यही सफलता। पैसा तो सेकेंडरी हो गई,
सबसे बड़ा सफलता ये है कि आपका वो जाके वो दुआ दे रहा है आपको कि उन्होंने मेरे लिए ये किया है। किया जी। जैसे आत्म संतुष्टि जो मिलती संतुष्टि है, जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप अपने पैसे से संतुष्ट हैं एकदम पूरा? एकदम संतुष्ट हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड, कहीं से कोई संशय कहीं नहीं? कहीं कोई संशय नहीं। मतलब कचहरी, परिवार, बिल्कुल बच्चे, मैं जो चाहा वो सब कर लेता हूँ आज भी। कभी मुझे नहीं लगा कि ये पापा होते तो ये तकलीफ होती, वो उन्होंने ना मुझे करके दिया और ओपन छोड़ा मुझे, जाओ ये तुम कर लोगे। उन्होंने मुझे बोल्ड बना मतलब दिया। एक स्वतंत्रता हाँ, उन्होंने बिल्कुल दी। बिल्कुल, ये कभी रोके नहीं, तुम हम जाएंगे, अच्छा तुम जाओ। चाणक्य ने का एक सूत्र है जी, जी। कि लालेत 5 वर्षाण 10 वर्षाण ताड़ते जी, जी, प्राप्ते जी। खोड़ से जी, वर्षे जी, जी, पुत्रम जी, मित्रम जी, जी, बिल्कुल, माचरेत, बिल्कुल, कि बिल्कुल। 5 वर्ष तक लालन पालन हाँ। और उसके बाद 10 वर्ष तक उसका ताड़न, मतलब तगड़े अनुशासन में। जी। उसके बाद लड़का जब 16 साल का हो जाए तो उसे अपना मित्र जी, बना जी, लिया जी, जाए। जी, एकदम, तो एकदम। इस सब चीजों का अनुपालन आपके पिताजी ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिता ने किया। और गलती पे डांटते भी थे, सबके सामने भी डांटते थे कोर्ट में, ऐसा नहीं डांटते नहीं, डांटते भी थे बिल्कुल कि तुमने गलत किया। एक वरिष्ठ का ये दायित्व है ना कि जब आपकी गलती कहते हो तुम्हारी गलती से एक आदमी जेल चला जाएगा, किस बात को गलत कर रहे हो तुम, इसको समझ के तब जाके बताना। मतलब जरा सी भी जरा चूक हुई से समझ लेना फिर। तो जी जी, बहुत डांटते थे वह जो है। जी जी। अच्छा, तो आप जो है अपने, मान लीजिए कचहरी में आपने जो है अपने पिताजी के बताए गए जो आदर्श हैं या बताए गए जो उनके नियम थे उसका अनुपालन आप कर रहे हैं। जी। अब जैसे उन्होंने एक पुत्र के रूप में आपको जो है जी संस्कार दिया, तो उसी तरह का संस्कार आप अपने पुत्रों को देने में किस तरह से सफल हो रहे हैं? आप कितना अनुकरण कर पाते हैं अपने पिताजी का कि बच्चों को आप भी उसी तरह का संस्कार? बच्चों में एकदम फ्रीडम है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ते हैं। मैं कभी नहीं प्रेरणा करता तुम ये पढ़ो तुम वो पढ़ो। नहीं बिल्कुल जो है कभी एक अवस्था के हिसाब से स्वतंत्रता, बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो नियम है बहुत ढील भी नहीं, बहुत टाइट भी नहीं, एकदम कंट्रोल, देखते रहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब उन बेहतर संस्कारों का जो असर है जी जी, वो भावी पीढ़ी पर पड़े, जी। इसका प्रयास करना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। ताकि एक अच्छी पीढ़ी जो है तैयार जब भी मैं रात में 10 बजे के बाद आता था, पापा कमरा ऊपर ही था, तब तुरंत जगे रहते थे, कहाँ से आ रहे थे देर में, तो उस समय भी कंट्रोल ये निगरानी हाँ जी, बच्चे एकदम एकदम होनी चाहिए, तभी आप चला पाएंगे घर, चलेगा नहीं घर। जी, तो बहुत अच्छा आपने बेहतर तरीके से जो है हमारे दर्शकों को आपने जो है बताया अपने जीवन वृत्त के बारे में। हमें नहीं लगता है कि कोई चीज़ हम लोग छोड़ दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी छूट गई है बातचीत में तो आप हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने लिए कोई टाइम नहीं है। मैं सभी अधिवक्ताओं, अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि सुबह 1-2 घंटा अपने लिए दें, अपने परिवार अपने परिवार और अपने लिए, खुद के लिए। परिवार तो दिन भर ही है, अपने लिए भी चुने, क्योंकि वही आपको लाइफ टाइम चलाएगा। तो मैं इस पूरे व्यस्ततम लाइफ से मैं सुबह 1.5 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ। बिल्कुल, मतलब अपने स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने परिवार में ध्यान दें। नहीं, बहुत अच्छा आपने सुझाव दे दिया। वो कहते हैं व्यस्त है, टाइम नहीं मिल रहा है इतना, आप अपने टाइम दीजिए, सुबह जरूर टाइम दीजिए अपने शरीर पे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही। दर्शकों, आपने देखा कि शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी ने अपने जीवन वृत्त के बारे में तो बताया ही, अपने विधि व्यवसाय में आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया। अधिवक्ता संगठन से आप जुड़े रहे हैं और अपनी भावी योजनाओं पर भी आपने बताया। और एक निष्कर्ष के तौर पर जाते जाते इन्होंने यह भी बताया कि आप जीते तो हैं दूसरे के लिए, लेकिन आपको अपने लिए भी जीना चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, परिवार को भी समय दें और स्वयं अपने लिए भी समय निकालें, क्योंकि इसी से जीवन चलना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, तो आप बेहतर कार्य कर सकेंगे। आपने कार्यक्रम को देखा, निश्चित रूप से कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। शक्ति जी, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।